हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें जो लिखा है कि 9 दिसंबर सन 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, या पुस्तकालय भवन कहता है, या लोकसभा कक्ष कहा जाता है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जब पहली बार जो है उद्देशिका प्रस्ताव 9 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, तो वहाँ पर जो हाल बना था, जिसे अब क्या कहा जाता है, तो संसद भवन का जो है उसको केंद्रीय कक्ष के नाम से इसको जाना जाता है ना। चलिए आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है कि 9 दिसंबर सन 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने की थी। 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है संविधान सभा में हुई, सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीय के हाथों से सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था, है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 जो लिखा है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा 24 जनवरी सन 1950, बी की बात करेगा 26 नवंबर सन 1950, सी की बात करेगा जनवरी 1950 और डी की बात करेगा 19 जनवरी सन 1952। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो है सबसे पहले संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है आयोजित हुआ था और वहीं पर सबके हस्ताक्षर लिए गए थे। और तब से बाद जो है उसके बाद जो संविधान सभा लागू भी हो गई, संविधान लागू भी हो गया था। 26 जनवरी सन 1950 को जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी सन 1950 को आयोजित किया गया था और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी सन 1950 को जो है पूरा संविधान जो है लागू हो गया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 की बात करेंगे। ने पहली बार विधायिका ने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। भारत सरकार अधिनियम, बी की बात करेगा संविधान सभा, सी की बात करेगा निदेशक सिद्धांत और डी की बात करेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार जो है विधायिका में जो है द्विसदनीय व्यवस्था को जो है लागू किया था, है ना। किसको लागू किया था, तो द्विसदनीय व्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जिससे जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था और जिसका जो कार्यकाल जो है कब होता था, 3 वर्ष के लिए होता था। कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए होता था। इनमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में 10 शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय में जो है बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसमें जो हमारा 19वां प्रश्न है, संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। इंडिया अर्थात भारत, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया अर्थात भारत जो है इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो डांस जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों इंडिया अर्थात भारत के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 का उल्लेख करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा
अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र की 3 उपश्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यों का क्षेत्र, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं संघ क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, तो हमारा तीसरा क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य अवॉर्डित करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मौलिक अधिकार, बी की बात करेगा संविधान की प्रस्तावना, सी की बात करेगा 9वीं अनुसूची, और डी की बात करेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य अवॉर्डित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है ना, किससे जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए की बात करेगा बंधुत्व, बी की बात करेगा संप्रभु, सी की बात करेगा समानता, और इसमें डी की बात करेगा अखंडता। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1975 में जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित में नहीं किया गया था तो क्या नहीं किया गया था, तो उसका नाम जो है अखंडता को जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं इसके बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 3/1/1977 से जो है लागू द्वारा इसको क्या कर दिया था, तो जोड़ा गया था। ठीक है, आगे 22 की बात करेंगे तो किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? 1952, 1966, 1950, 1976। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें जो लिखा है इसका डिस्कस हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल ढांचे का क्या कहता है, भाग माना है ना। आगे हम लोग बात करेंगे 33 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी जिसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 की बात करें। 24 क्या लिखा है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या होता है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत जो है राज्यों का संघ है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना। चलिए आगे देख सकते हैं इसमें जो लिखा है ध्यान से, गणतंत्र का से होता है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। इस प्रकार भारत क्या है, तो गणतंत्र है। इस प्रकार क्या है, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म जो है नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राज्य का क्या है, तो कोई धर्म नहीं है ना। आगे चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। भारत के पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों का राज्य जो है राज्य द्वारा समान प्रश्रय जो है अपेक्षित है ना। प्रश्रय क्या है, तो अपेक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, और डी की बात करेगा लोक कल्याण। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है इसका वर्णन नहीं किया गया ना। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 की द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार जो हमारा विकल्प जो है डी वाला ऑप्शन क्या है, तो सही है ना। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 27वां प्रश्न। 27 जो लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता जो है भारतीय के संविधान में वर्णित नहीं है, इसका जो उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें जो है उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे चलिए 28 की बात करेंगे। 28 जो लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति तत्व, उद्देशिका, संविधान औपचारिक का अधिकार, है ना। इसमें कौन जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉरी इसमें सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उद्देशिका इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक संजन पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। दाता भाई कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान उपचारों का अधिकार को जो है क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। और तो यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न होगा तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। तो हमने डी बताया लेकिन डी वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो इसका कोई जो है माना जाएगा कि संविधान को आत्मा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बोलेगा तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, केशवानंद भारती में से किस बात में उच्चतम न्यायालय में धारा प्रस्तुत की गई थी कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा की ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही रह जाएगा, अर्थात अपना जो है क्या हो जाएगा, तो अस्तित्व व पहचान खो देगा। ठीक है, आगे चलिए तीसरा की बात करेंगे। तीसरा जो प्रश्न इसमें जो लिखा है, जो EPSI 2021 में जिसको पूछा गया। ठीक है, भारत का संविधान के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20(3). इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जो है खुद अपने ही खिलाफ गवाह देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये जो है 20(3) में कहा गया है ना। आप इसमें देख भी सकते हैं कि लिखा है कि इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना, बाध्य नहीं किया जाएगा उससे अपने साक्षी। ठीक है, आगे चलिए इसमें बात करेंगे हम लोग 31 की बात करेंगे। 31 जो लिखा है, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों को परिवर्तन कर सके। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 3। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बोलता है कि जो है सरकार चाहेगी तो क्या कर सकते हैं, नए राज्यों को गठन भी कर सकती है, या जो पुराने राज्य उसमें क्या कर सकती है, तो उसकी सीमाओं को जो है नाम बदल सकती है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 3 संसद में यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। संसद धारणा बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में जो है एक पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष जो है 1953 में किया गया था। और इस समिति ने जो वर्ष जो है 1955 में जो है क्या किया था, तो रिपोर्ट पेश की थी। 1953 में बना था और 1953 में जो है इसको 55 में जो इसको रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, चलिए आगे
निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए की बात करेगा त्याग, बी की बात करेगा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने की वंचन और देशीकरण, है ना। तो कि भारतीय व्यक्ति को नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशीकरण जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देशीकरण इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का परित्याग करने पर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने व सरकार द्वारा वंचित किए जाने पर भारत की नागरिकता रद्द हो सकती है। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए क्या होता है, तो होता है देशीकरण किसके लिए होता है, तो नागरिकता के अर्जन के लिए जो होता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारत की नागरिकता रद्द करा सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। ऑप्शन ए की बात करेगा ए और बी दोनों नहीं, और डी की बात करेगा तो इसमें ए और बी कथन दिया था और इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों नहीं है, ए और बी दोनों, केवल ए और केवल बी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। ए और बी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। इसको जो है किसी न किसी एग्जाम में इसको जो है यूपीएसआई के पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता है तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में चला गया हो तो उसकी नागरिकता रद्द कराई जा सकती है। तथा कथन ए और बी दोनों क्या है, तो सत्य है। ए और बी दोनों क्या है, सत्य से यदि गलत काम करता है संविधान के प्रति तो। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो जो इसमें 34वां प्रश्न लिखा है, मौलिक अधिकार किसी भी निलंबित नहीं किया सकता है, कभी भी निलंबित नहीं किया सकता है, और प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया सकता है। तो इसको कब निलंबित कर सकते हैं, तो जब आपातकालीन की स्थिति होती है, यानी बाह्य आक्रमण हो गया है ना, राष्ट्र में जो है कुछ वित्तीय आपातकाल लग गया तो इसको जो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अतिप्रदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 358 एवं 359 के में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 की बात करेंगे तो 35 इसमें जो लिखा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, और डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। और जो है मौलिक अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है ना। 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है ना। ये जो है भाग 3 में जो है इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। चलिए इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर के जो है 300 क में विधिक अधिकार की श्रेणी में जो इसको डाल दिया गया ना। तो जब संविधान तैयार किया गया था तो उस समय जो है मूल अधिकार 7 थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था तो जो 7वां हमारी जो है अधिकार था, नहीं जो संपत्ति का अधिकार था, उसे निकाल करके जो है कहाँ पे रख दिया गया था, तो इसको जो है संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, और इसको जो है संविधान संशोधन करके 300A में इसको रख दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा होगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि जो है इस वीडियो को आप लोग उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से इसको देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।